नमस्कार नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल द बीम एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसे हमने कल बात की थी, इससे पहले की क्लास की, उसमें हमने भारत के वनस्पति की बात की थी दोस्तों। जो आज करने जा रहे हैं दोस्तों, वो ही वनस्पति है। और वनस्पति में हमने देखा तो 6 प्रकार से वनस्पति हमने कर ली थी। कौन कौन सी भारत में पाए जाने वाले वनों की हमने बात कर ली थी। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कर लिए थे हमने। उसके बाद पर्णपात वन कर लिए थे हमने। उसके बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क वन हमने कर लिए थे। उसके बाद हमने उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय मरुस्थल वन कर लिए थे। उसके बाद मैं बोलूं साथियों, हमने जो उसके आगे किया ज्वारीय या बोलूं हमारे दलदली वन भी हमने कर लिए थे। उसके बाद हमने पर्वतीय वन भी कर लिए थे, हिमालय के वन कर लिए थे। जो आज वन करने जा रहे हैं दोस्तों, वो आपको बोला था कच्छ के जो वनस्पति है, कच्छ की वनस्पति है, उसको हम लेके चलेंगे। कच्छ की वनस्पति का थोड़ा सा जिक्र है, उसमें सुंदरबन का भी हम जिक्र करने वाले हैं। तो साथियों बने रहो। और जो आपको करवाया जा रहा है ये सभी प्रकार के परीक्षाओं, सभी प्रकार की जो एग्जाम भर्तियां या जो भी राजस्थान की भर्तियां, इंडिया लेवल की जितनी भर्तियां, उनके अंदर ये वनस्पति का जरूर ही आता है। तो दोस्तों बने रहें। तो अब हम आपको कच्छ की वनस्पति करवाने जा रहे हैं। कौन सी? कच्छ की वनस्पति। ये देखो दोस्तों, कच्छ की वनस्पति। कच्छ की वनस्पति। अब कच्छ की वनस्पति क्या है? तो दोस्तों कच्छ की वनस्पति है एक, ये पादप है। ये एक पादप है जो ज्यादातर देखा जाए तो क्या है, पानी में, जहां लवणीय पानी होता है वहां पर पाए जाते हैं। लवणीय पानी, तापमान जो निरंतर हो, सही हो, समुद्र के किनारे पाया जाता है, समुद्र के तट पर पाया जाता है। जहां पर कीचड़पन ज्यादा हो, जहां पर दलदली भूमि हो, जहां पर अन्य वृक्ष या जो भी है वनस्पति न होती हो, उनके लिए जो लवणीय भूमि होती है वो उपयोगी नहीं होती, वहां पे ये हमारे कच्छ के वनस्पति या कच्छ के वन पाए जाते हैं। और ये जो पादप है, ये हमारे तटीय जो रेखा है, समुद्र की तटीय रेखा है, उस पर ही क्यों पाया जाता है? जो तटीय रेखा है उसमें से जो लवणीय जल होता है दोस्तों, वो क्या करता है, हमारी जो सीमा होती है या फिर जिसके नजदीक जितने भी राज्य या फिर स्थान या फिर गांव, जितने भी शहर लगते हैं, उनमें अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो सीमा आ जाता है। तो सोरा भी बोलना बिना पा, तो वो आ जाता है। उससे बचाने के लिए ये अपने तटरेखा पर क्या है, पौधे या कच्छ वनस्पति पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये लवणीय जल हमारे जो शहर है, हमारा जो राज्य है, उसके अंदर प्रवेश ना कर सके, ना ही कोई नुकसान हो सके। ये हमारे तटीय रेखा पर पाए जाते हैं दोस्तों। अब ये जरूरी नहीं कि मैं बोल दूं कि गुजरात में, एक आपने देखा होगा गुजरात का कच्छ का रण, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कच्छ का रण जो है वहां पे सिर्फ ये कच्छ की वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों ये जो आप सोच रहे हो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि इससे नाम के साथ मिलता जुलता हुआ तो ये सिर्फ कच्छ की वनस्पति कच्छ के रण ये गुजरात में पाई जाती है। दोस्तों कच्छ का जो रण है वो समुद्र से लगता है, हमारे अरब सागर से, तो वहां पे क्या लवणीय जो जल है बहुत ही अधिक मात्रा में है, और उस तटरेखा ये बनाता है, और कीचड़पन दलदली भूमि में ये ज्यादातर होता है। और इसमें बात आती है एक और, पहले पहले बात करूं कि मैं सर्वाधिक कच्छ की वनस्पति किस राज्य में है। तो दोस्तों किस राज्य में है मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। अब आपको ये सोच रहे होंगे कि कच्छ के रण में है, तो दोस्तों बिल्कुल गलत है। ये जो अपने हैं दोस्तों, ये जो अपने हैं पश्चिम बंगाल में सुंदरबन जो है, वहां पे वन ये सर्वाधिक पाए जाते हैं।
मैं बात कर रहा हूं सुंदरबन है, वहां पे कच्छ की वनस्पति अधिक मात्रा में मिलती है। और जो सुंदरबन, क्योंकि दलदली भूमि की बात की हमने, तो गंगा का डेल्टा, ब्रह्मपुत्री का डेल्टा, ताप्ती, ये मैंने आपको बताया था, हुगली नदी का, वहां पे सुंदरबन पाए जाते हैं। और सुंदरबन के अंदर ही क्या है दोस्तों, ये कच्छ की वनस्पति पाई जाती है। तो सुंदरबन की बात करते हैं, तो सुंदरबन है वो अधिक किस मतलब अधिक जो है वो देश के किस राज्य में पाए जाते हैं? सुंदरबन है वो अपने जो पश्चिम बंगाल है उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा वन पाया जाता है? सुंदरबन पाया जाता है, क्योंकि वहां पर नदियों का डेल्टा बनता है और समुद्र के नजदीक या सागर या जल संधि के नजदीक है। बोलो तो इधर हमारे बंगाल की खाड़ी आ जाती है, जो हमारे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ लगता है। और बांग्लादेश क्या है, हमारे तीनों तरफ से भारत की भूमि से घिरा हुआ है। तो ये बात आगे सर्वप्रथम मैं बता दूं आपको, जो ये सर्वाधिक कच्छ की वनस्पति किस राज्य में है, तो मैं बोल दूं ये जो है अपने पश्चिम बंगाल में है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात करूं तो सुंदरबन, सुंदरबन जो है सर्वाधिक जो पाए जाते हैं सुंदरबन, सुंदरबन वो भी कहां है? अपने पश्चिम बंगाल में अधिक है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में देश में अधिक होने के कारण इसमें क्या है, कच्छ की वनस्पति भी सुंदरबन के अंदर पाई जाती है। अब दूसरी बात करूं मैं, दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो दोस्तों दूसरे स्थान की बात करूं मैं, तो पहले हमने कर दिया सर्वाधिक जो कच्छ की वनस्पति है वो सुंदरबन में पाई जाती है। और सुंदरबन जो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है, तो हम बात करते हैं उधर कौन से, पश्चिम बंगाल की। ऐसे तो बोलूं तो दोस्तों अपने जो उत्तर का विशाल मैदान है उसके अंदर भी हमारे सुंदरबन पाए जाते हैं, लेकिन ये जो सुंदरबन है हमारे पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे इसमें कच्छ की वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों इसे नोट कर लें और याद रखें। अब जो दूसरी बात करता हूं कि ये दूसरे स्थान पर कहां पाई जाती है, तो दोस्तों इस पर याद रखना, हमारा जो ये गुजरात का हिस्सा है कच्छ के रण में, गुजरात, गुजरात कच्छ का यहां पे पाई जाती है दूसरे स्थान पे कौन सी, कच्छ की वनस्पति। बोलो सुंदरबन के अंदर ये कच्छ की वनस्पति पाई जाती है। अब तीसरे स्थान की बात करता हूं दोस्तों, तो हमारा तीसरा स्थान द्वीपे में आ जाते हैं, जो समुद्र के नजदीक है और लवणीय जो जल है वहां पे अधिक मात्रा है। तो दोस्तों कौन सा आ गया, वो अंडमान व निकोबार। तो कौन सा आ गया दोस्तों, अंडमान व निकोबार। अंडमान व निकोबार में क्या है दोस्तों, जो ये कच्छ की वनस्पति है वो तीसरे स्थान पे कहां पाई जाती है, अंडमान व निकोबार में पाई जाती है। अब दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें होता क्या है, ये कितने परसेंट पाई जाती है। जैसे आपने बता दिया कि जो संवैधानिक तौर पर या बोलो प्रशासनिक जो विभिन्नता पाई जाती है, तो 57%, 95%, 3%, 2% आपने बताए हैं। तो ये कच्छ की वनस्पति है, गुजरात का कच्छ के रण में पाई जाती है, वो बंगाल में पाई जाती है और अंडमान व निकोबार में पाई जाती है। दोस्तों ये आपने प्रश्न पूछा है मेरे से, प्रश्न पूछा है तो मैं इसका जवाब देने के लिए तैयार हूं दोस्तों, कि जो ये है भारत में विश्व के लगभग, यानी भारत में विश्व के लगभग 3% वनस्पति हमारे भारत में पाई जाती है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कच्छ की वनस्पति, ये कच्छ की वनस्पति जो है वो भारत में विश्व की 3% जो ये कच्छ की वनस्पति है वो पाई जाती है। भारत में विश्व की 3% वनस्पति हमारे भारत में पाई जाती है। बिल्कुल ये अपने विश्व पे आ गई। अब अपने करते हैं महाद्वीप की बात करते हैं, तो महाद्वीप हमारा भारत कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। तो ये अपने पूर्ण विश्व की बात कर ली सातों महाद्वीप को लेके। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों हमारे एशिया महाद्वीप को लेकर, कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हमारे भारत में कितनी कच्छ की वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों भारत में
एशिया की 8% कच्छ की वनस्पति हमारे भारत में पाई जाती है दोस्तों। कितनी वनस्पति पाई जाती है? भारत में एशिया की 8% जो कच्छ की वनस्पति है वो हमारे भारत में पाई जाती है दोस्तों। ये होगी कच्छ की वनस्पति। अब इसके कुछ उपनाम है वो ही आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण उनके उपनाम है, वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि उपनाम को लेकर बहुत ही चर्चा होती है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं इसके उपनाम की, तो उपनाम इसके क्या क्या मिलते हैं। उपनाम, तो दोस्तों उपनाम याद रखने को आपके पास एक ही तरीका है कि इसका उपनाम कैसे याद रखें। अगर आपको उपनाम याद रखना है दोस्तों, तो मैंने आपको क्या बोला कि ये तटीय रेखा पर पाई जाती है, तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपको दोस्तों एक याद रखना है फैक्ट के साथ कि तटीय वनस्पति इनको बोला जाता है। क्या बोला मैंने? तटीय रेखा पर पाई जाती है, जहां पे समुद्री जो लवणीय जल होते हैं उनको हमारे शहर या अपने राज्य में आने से रोकती है और उनसे होने वाले नुकसान को बचाती है। तो हम बात करते हैं तटीय वनस्पति। इसका जो एक नाम मिलता है दोस्तों, वो आपके पास मिलेगा तटीय वनस्पति। तटीय वनस्पति, तो दोस्तों देखो कितना सुंदर नाम है, तटीय वनस्पति और तटीय रेखा पर पाई जाने वाले को तटीय वनस्पति कहते हैं दोस्तों। इसके दो तीन नाम है। एक और नाम आता है कि जो ये वनस्पति होती है, जहां जहां समुद्र अपना जल लेकर जाती है वहां वहां वनस्पति ये अपना परिवर्तन करती रहती है और इसके साथ चलती रहती है, स्थानांतरित करती रहती है। तो बात करूं, इसको बोला जाता है समुद्र में चलने वाली वनस्पति। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? दूसरा नाम आपको बता दूं मैं, समुद्र के साथ चलने वाली वनस्पति या समुद्र में चलने वाली वनस्पति। समुद्र में चलने वाली वनस्पति। देखो समुद्र में चलने वाली वनस्पति जहां जहां तट रेखा होगी वहां वहां पर ये हमारी रेखा पाई जाएगी। अब बात आती है कि यहाँ पे एक पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत, पर्यावरण मंत्रालय ने या पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत उड़ीसा में राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति अनुकारिक जो संसाधन केंद्र है वो कहाँ बनाया है? हमारे उड़ीसा में बनाया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है फैक्ट के साथ। इसके उपनाम बहुत जरूरी है, तटीय रेखा तटीय वनस्पति और समुद्र में चलने वाली वनस्पति इसको कहा जाता है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं इसके आगे भारत में वन के विकास के प्रयास। अब भारत में जो वन विकास है वो कैसे होते हैं? तो दोस्तों मैं भारत के वन के विकास पर आया हूं, तो इसका मतलब क्या है? हमारे जो भारतीय वन है वो हमारे पूरे हो चुके हैं। भारतीय वन हमारे पूरे हो चुके हैं, 7 वन हमने कर लिए। वो दोस्तों आपको याद रखना है। एक बार मैं और बता देता हूं, नोट करना चाहे तो कर सकते हो। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 1। 2 नंबर दोस्तों हमारे पास कौन सा आता है? उष्णकटिबंधीय या पर्णपात जो वन है या फिर पतझड़ वन है वो हमारे पास आते हैं, जिसको मानसूनी वन भी कहा जाता है। और चौथे की बात करूं दोस्तों, हमारे पास आता है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, जो कि हमारे जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के अंदर पाए जाते हैं। पांचवे की बात करूं मैं, वो आता है मरुस्थलीय वन। और छठे की बात करूं जो आता है हमारा दलदली वन या फिर बोलूं ज्वारीय वन, जो हमारे नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टों पर पाई जाती है। सातवें की बात करूं, हमने बात की पर्वतीय वन या फिर हिमालय वन की हमने बात कर ली। अब 8वें की बात करूं, 8वां अत्यधिक महत्वपूर्ण कच्छ की वनस्पति जो हमने बात कर ली। और सुंदरबन जो अधिक पाए जाते हैं भारत में, वो कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। 2 नंबर जो है वो अपने आएंगे कहाँ पे? गुजरात में। और 3 नंबर आएगा हमारे अंडमान व निकोबार में। उपनाम दोस्तों इसके याद रखने ही है, तटीय वनस्पति और समुद्र के साथ चलने वाली वनस्पति। और आगे बात करने जा रहे हैं दोस्तों हम
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें हमारे अधिनियम, आयोग और कुछ परियोजना आ जाएगी, जिसका नाम है दोस्तों भारत में वन विभाग के प्रयास। भारत में वन विभाग के प्रयास, वो क्या प्रयास कर रही है, क्या क्या हमारे भारत में वनों के लिए क्या कर रही है। तो दोस्तों इसकी बात हम अब करने जा रहे हैं। हमने बात कर ली कच्छ की वनस्पति की दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से की है हमने, और मुझे आशा है कि आपको समझ आ गई है। इसको 2-3 बार देखना दोस्तों, समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं हम भारत में वन विभाग के प्रयास। भारत में वन विभाग के प्रयास बहुत ही शानदार दोस्तों। इसमें आपके जो अधिनियम और जो मैं बोलूं आपके राष्ट्रीय नीति, वन नीति आएगी, और जो मैं बोलूं इसके अंदर आपके आयोग भी आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे BN कृपाल की, जो हमारे पूर्व न्यायाधीश जो थे उनकी भी बात हम करेंगे अब दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, वन विभाग में भारत में वन विभाग के प्रयास, इसका मतलब समझो कि इसका मतलब क्या है। अगर इसका मतलब समझ गए दोस्तों तो आप पूर्णतः इसको समझ जाओगे। सिर्फ ये फैक्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट है, सिर्फ समझिए दोस्तों। अगर ये समझ गए तो आपको मान लो समझ आ गया है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं हमारे भारत में वन विभाग के प्रयास। तो दोस्तों इसके अंतर्गत कुछ नीतियां हैं, कुछ आयोग है, कुछ अधिनियम है, कुछ परियोजना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक परियोजना की बात करने जा रहे हैं, अधिनियम की बात करने जा रहे हैं, नीति की बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हम कौन सी नीति की बात करने जा रहे हैं, कौन से अधिनियम की बात करने जा रहे हैं। हम जो बात करने जा रहे हैं अब है वन संरक्षण अधिनियम। दोस्तों 1 नंबर जो आपका है वो है वन संरक्षण अधिनियम। ये क्या है दोस्तों, ये क्यों बनाया गया, संरक्षण का मतलब क्या होता है, संरक्षण का मतलब होता है उसकी देखरेख करना। संरक्षण एक सर्वेक्षण होता है, एक संरक्षण होता है। संरक्षण का मतलब है देखरेख करना, कितने वन लगाए गए हैं, कितने नहीं लगाए गए हैं, क्या प्रयास करना चाहिए, संरक्षण उसकी रक्षा करना। तो जो ये बना था ये 1980 में गठित हुआ था। कौन सा, वन संरक्षण अधिनियम। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किए गए कि केंद्र सरकार ने जितने भी गैर वन भूमि है अपने उसके उपयोग में विनियमित रूप से कार्य करेगी, विनियमित रूप से संरक्षण करेगी। कौन करेगी, ये भारत संरक्षण अधिनियम करेगी। और ये कब बनाया गया, 1980 में। ये आपको उद्देश्य पता चला, इसके उद्देश्य समझ जाओ दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, केंद्र सरकार ने गैर वन भूमि के उपयोग को विनियमित करने के उद्देश्य से इस अधिनियम का क्या किया, उद्घाटन किया, अधिनियम बनाया। और कब बनाया, 25 अक्टूबर 1980 को दोस्तों। तो ये याद रखना 25 अक्टूबर 1980 को क्या किया दोस्तों, ये अपने वन संरक्षण अधिनियम बनाया था कि जितने भी गैर वन हैं उनके विनियमित ढंग से संरक्षण किया जाए और निरंतर वन लगाए जाए हमारे भारत के भूभाग पर। इसके बाद दोस्तों एक और की बात करना चाहता हूं मैं, हरियाली परियोजना। ये हरियाली परियोजना क्या है, हरियाली परियोजना यानी हरी भरी भूमि जो हमारे वनस्पतियों के कारण, वनों के कारण हरी भरी रहेगी, हरियाली भूमि। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 2 नंबर हमारे हरियाली भूमि की। हरियाली परियोजना क्या है दोस्तों, हरियाली परियोजना है दोस्तों ये एक क्या है, गांव को हरिया भरिया, बोलूं तो गांव को हरा भरा रखने के लिए ये परियोजना बनाएगी। जितने भी ग्रामीण लोग हैं, जितने भी ग्रामीण समितियां हैं वो इसमें योगदान करें और अधिक से अधिक वन लगाएं। जो ये है 27 जनवरी 2003 में ये है बात कही गई। 26 जनवरी 2003 के बाद 27 जनवरी 2003 को
ये घोषणा कर दी गई, ये परियोजना बना दी गई कि जितने भी ग्रामीण सदस्य हैं वो प्रत्येक नागरिक क्या करेगा, वन पेड़ पौधे लगाएगा। कब की कर दी गई ये, 27 जनवरी 2003 को, 27 जनवरी 2003 को ग्रामीणों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह परियोजना बनाई गई। अब दोस्तों मैं बात करता हूं हमारे भारत वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, ये क्या है दोस्तों, भारत वन संरक्षण अधिनियम। ये जो है भारत वन संरक्षण अधिनियम, ये देहरादून में बनाया गया, इसका गठन देहरादून में बनाया गया। देहरादून, जो देहरादून में क्या है, इसका मुख्यालय है, और इसका जो क्षेत्रीय मुख्यालय है दोस्तों वो अपने मुंबई, मद्रास, कलकत्ता में इसका क्या है, मुख्यालय है दोस्तों। जो यह बनाया गया भारत वन संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है उसकी देख रेख करना, उसकी सूचना देना। पहले जितने भी वन विभाग के जो सदस्य हैं वो वन संरक्षण करेंगे, उसका भ्रमण करेंगे, फिर उसकी सूचना देंगे और फिर उसका आंकड़ा देंगे भी इसमें कितना क्या कुछ हुआ है। ये सब करके वो एक नीति आती है, एक पार्टी आती है, बोलूं तो एक फॉरेस्ट, एक कंपनी है जिसके अंतर्गत ये सूचना देते हैं। वो कौन सी है दोस्तों, वो आपको बताने जा रहा हूं कि वो कौन सी है। वो अपने पास आती है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट जो हमारे रिपोर्ट है उसके अंतर्गत ये रिपोर्ट देगी कि वनों में इतने आंकड़े हैं, इस प्रकार से इसका विस्तार हुआ है। ये कौन करेगी, अपने भारतीय वन संरक्षण जो है देहरादून में है वो ये सूचना देगी। और ये कब घटित हुआ दोस्तों, ये जो घटित हुआ ये 1981 में हुआ, 1 जून 1981 में ये घटित हुआ दोस्तों। अब इसके बाद बात करने जा रहा हूं हमारे राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति दोस्तों हम बात करते हैं, राष्ट्रीय वन नीति 3 की बात करेंगे। राष्ट्रीय वन नीति एक स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के पश्चात और स्वतंत्रता के फिर पश्चात उसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया, उसकी बात हम करने जा रहे हैं दोस्तों। राष्ट्रीय वन नीति दोस्तों बात कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय वन नीति की। राष्ट्रीय वन नीति, इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसके अंतर्गत ये उद्देश्य रखा गया कि जो भी भारत के अंदर है, जितने भी भूभाग पर है उसमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाए। वो स्वतंत्रता से पश्चात पहली बार जो ये घटित हुआ दोस्तों वो 1894 में घटित हुआ दोस्तों। कब हुआ, 1894 में, 1894 में दोस्तों ये क्या है, पहली बार घटित हुआ। कब हुआ था, पहली बार 1894 में घटित हुआ था दोस्तों। अब बात करूं दूसरी बार कब घटित हुआ था, दूसरी बार जो घटित हुआ दोस्तों वो अपने 1952 में घटित हुआ, जिसके अंतर्गत 1952 वन राष्ट्रीय नीति है, उसके अंतर्गत ये प्रावधान किए गए, ये कहा गया कि भारत के भूभाग पर कम से कम 33% वन होने चाहिए। फिर इसमें संशोधन करके 1988 में एक और वन नीति, राष्ट्रीय नीति बना दी गई, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि इसका संरक्षण करना है और इसका संरक्षण करना है और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने हैं। तो 1952 और फिर दोस्तों बात करूं मैं 1988, इसमें संशोधन कर दिया गया। ये जो दोनों है दोस्तों ये स्वतंत्रता के पश्चात है और ये स्वतंत्रता से पूर्व की बात करते हैं दोस्तों। अब बात करता हूं मैं एक आगे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय वन आयोग। बोलूं तो राष्ट्रीय वन आयोग क्या था दोस्तों। अब राष्ट्रीय वन आयोग की बात करते हैं दोस्तों, ये क्या था, राष्ट्रीय वन आयोग था दोस्तों, इसके अंतर्गत जितने भी पादपीय पेड़ पौधे थे अपने, उसकी यहाँ पे देखभाल की जाती थी, उनका संरक्षण किया जाता था। अब मैं बात करता हूं हमारे राष्ट्रीय
वन आयोग। ये वन आयोग क्या हुआ दोस्तों कि भारत की भूभाग पर अधिक से अधिक वन लगाए जाए और भारत को पर्यावरण प्रदूषण से बचाया जाए। इसके उद्देश्य से क्या हुआ दोस्तों, एक 27 फरवरी 2008 को, 27 फरवरी 2003 को एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश आता है हमारे BN कृपाल, उसके अध्यक्षता में क्या हुआ, ये राष्ट्रीय वन आयोग बनाया गया। इन्होंने आयोग बनाया, फिर संरक्षण किया, फिर उनके उसके बाद इन्होंने जो रिपोर्ट दी वो 2006 में दी। और 2006 में कब दी थी, 28 मार्च 2006 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी। जो ये घटित हुआ दोस्तों वो अपने कब हुआ, 7 फरवरी 2003 में, 7 फरवरी 2003। और किसके अध्यक्षता में हुआ दोस्तों, तो आपको याद रखना है पूर्व मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश याद रखना है दोस्तों। आगे मैं लिखूं तो BN कृपाल की अध्यक्षता में ये हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, हमारे 28 मार्च 2006 में क्या हुआ, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। 28 मार्च 2006 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट क्या की, प्रस्तुत कर दी भी, हाँ वनों में ये कुछ मसला या ऐसी इनकी विशेषता या फिर इनकी ऐसी स्थिति है। फिर बात करूं दोस्तों, एक छोटी सी लास्ट बात अपने करते हैं। ऐसे तो बहुत नीतियां बनाई गई है, उसके बाद बात करता हूं भारतीय वनस्पति संरक्षण। भारतीय वनस्पति संरक्षण, इसमें क्या होता है, वनस्पति का संरक्षण किया जाता है भी, वो उसका आंकड़ा तय किया जाता है। और ये कैसे आंकड़े, वनस्पति की बात करूं दोस्तों तो हमारे जो पादपीय वन संसाधन है, जो पादप संसाधन बोलूं तो वनस्पति में आते हैं, उनकी खोज की जाती है, उनका देखभाल किया जाता है, उनका भ्रमण किया जाता है, उनके आंकड़ों को जोड़ा जाता है। किसके अंतर्गत जोड़ा जाता है, भारतीय वनस्पति संरक्षण। भारतीय वनस्पति संरक्षण, भारतीय वनस्पति संरक्षण। अब बात आता है दोस्तों कि ये कब घटित हुआ था, ये कब घटित हुआ था, तो दोस्तों ये आपने पादप जितने भी संसाधन है उनकी क्या करना है, संरक्षण करना है, उनका आंकड़ा इकट्ठा करना है। और जो ये घटित हुआ दोस्तों वो 13 फरवरी हमारे 1980 में, 13 फरवरी 1980 में घटित हुआ दोस्तों। इस प्रकार हमारे कुछ भारत में वन विभाग के प्रयास रहे हैं जिनके अंतर्गत अनेक अधिनियम, अनेक परियोजना, अनेक नीतियां बनाई गई है। तो दोस्तों इन नीतियों को यहीं पे खत्म करते हैं, और ज्यादातर जो महत्वपूर्ण नीतियां और परियोजना और अधिनियम है वो मैंने हद तक करवा चुका हूं मैं, उसके अतिरिक्त आप अपने किताबों से सहायता ले लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में हम वन्य जीव को लेकर, तो एक नया टॉपिक होगा जो विषय हर एग्जाम में उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल। गुड नाइट, गुड नाइट। बंद कर दे, चलना।